Mental illness is not only a problem of Canada, it's around the world. इस वक्त ये प्रॉब्लम चल रहा है और इसको ऑफ कोर्स कोविड ने इस सूरत हाल को चार चांद लगा दी हैं. As I promised, I thank very much retired Lieutenant General अमजद शोएब साहब मेरे साथ हैं. सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल खैरियत ठीक सो ठाक। वेरी नाइस टू सी यू विद अस. थैंक यू वेरी मच. और आज आपने दिन का इंतखाब भी जो किया, इट्स अ ग्रेट डे बिकॉज पाकिस्तान में इलेक्शंस भी हुए हैं. तो ज़ाहिर है पाकिस्तान की इलेक्शन की तो सूरत हाल ये वाली है इस वक्त कि जो भी पार्टी जीते ख्याल किया जाता था दूसरी पार्टी ने ये एतराज़ करना ही है था कि रिगिंग हुई. तो रिज़ल्ट्स जो सामने आए हैं और उसमें इतने नामसायद हालात में भी पीटीआई ने वाज़े अक्सरियत हासिल की है. क्या फरमाएंगे आप और इसका क्या बेनिफिट मिलेगा जनाब परवेज़ इलाही साहब को या हमज़ा शहबाज को? बात यह है कि इस वक्त तो सिचुएशन ऐसी है कि आप इलेक्शंस की तरफ भी जा सकते हैं और ये भी हो सकता है कि आप यहाँ पे पंजाब में गवर्नमेंट बना लें. फिलहाल वो गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं और इसमें मेरा अपना अंदाजा है कि पंजाब में गवर्नमेंट बन गई तो उसके बाद गिरफ्त इनकी ऐसी होगी कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो डिस्टेबलाइज रहेगी. वो उनके लिए मुश्किल होगा कि वो चलाएं यहाँ पे अपनी हुकूमत. नतीजतन पॉसिबिलिटी यही है कि ये जनरल इलेक्शंस की तरफ चले जाएंगे और अगर जनरल इलेक्शन होते हैं तो उसमें इस स्टेज के ऊपर जो डिफिकल्टी है वो ये है कि सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर ट्रस्ट करने को तैयार. तो इन हालात में मैं समझता हूं कि एक रुकावट जरूर है और अगर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन नहीं करते तो इलेक्शन जो है वो शायद क्रेडिबल ना हो और उसकी वजह से बाद में ज्यादा बड़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आए. तो इस तरह के इश्यूज हैं अभी जो मेरा ख्याल है चंद दिनों में कुछ चीजें वाजे होंगी. इस स्टेज के ऊपर तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम हमें रहेगी कि एक ट्रस्ट डेफिसिट और इल्जामात हैं, काफी रिजर्वेशंस हैं काफी पीटीआई की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ. तो ये रिजॉल्व होगा तो फिर ही कोई बात आगे बनेगी. बहुत शुक्रिया. रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब साहब अपना यूट्यूब चैनल भी रन करते हैं, बहुत बेहतरीन तज्जिया करते हैं, जैसे मैंने कहा पॉलिटिकल एंड डिफेंस एनालिस्ट और आर्मी के साथ ताल्लुक़ भी है. सर मैं बेशतर इसके कि अपनी बाकी सारी बातचीत की तरह ये जो अभी आपने गुफ्तगू किया इसमें से एक छोटा सा सवाल भी मैं बाद में करूँगी. पाकिस्तान आर्मी के जनरल्स ऑफ कोर्स मैं आपसे तस्सीह चाहूँगी इसकी. वन ऑफ द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान दैट इज़ पाकिस्तान आर्मी. और अनफॉर्चुनेटली मैं हमेशा 5th जनरेशन वॉरफेयर एंड 6th जनरेशन वॉरफेयर की मैं बात किया करती होती हूँ, जिसमें मैं ये कहती हूँ टू डिफेम आवर इंस्टीट्यूशंस. ऑफ कोर्स माँ बाप से भी एतराज़ात हुआ करते हैं, मगर ये नहीं होता कि हम चौक में खड़े होकर अपने बड़ों की उस्ताद हों या वालदैन हों उनको बेइज्जत किया जाए. समझाया जा सकता है, इनसाइड देयर आर वेज. जब डिफेमिंग का जिक्र आता है तो अक्सर औक़ात मैं आई डोंट फॉलो व्हाट्सएप एंड सोशल मीडिया, मगर कहीं ना कहीं तस्वीर आ जाती है कि वो एक बरतानिया का या इंग्लैंड के एक जनरल की तस्वीर लगाते हैं जो कि फील्ड में है और विदाउट इट्स नॉट इन अ डेकोरेटेड फॉर्म में, अपने उनके पूरे के पूरे बैजेस नहीं लगे होते. तो वो कहते हैं देखिए जी पाकिस्तान के जनरल तो अपने बैजेस के बगैर चल ही नहीं सकते. वेयरएज दीज जनरल्स नोबडी कुड इवन रिकॉग्नाइज के हु दिस जनरल इज़. Whereas in the field, I believe our generals, how do they visit borders और fields को कैसे visit करते हैं और with all their badges they go to the offices only. Would you mind लोगों को इस चीज़ को कैसे क्लियर करेंगे आप? देखिए जहां तक तो मेडल्स का ताल्लुक है वो तो हर आर्मी में होते हैं और हर आर्मी जो है वो उसका एक सिस्टम है और ये मुख्तलिफ हिस्टोरिक इवेंट्स जो हैं आपके मुल्क के उनसे रिलेटेड होते हैं. लिहाजा इसके लिए भी एक सिस्टम रखा हुआ है कि जब फंक्शंस होते हैं कोई सेरेमोनियल फंक्शन होता है तो फुल मेडल लगते हैं, वरना सिर्फ रिबन लगे होते हैं आपके. और अगर आप रात डिनर वगैरह कोई सरकारी है वो अटेंड करना है तो मिनिएचर मेडल होते हैं बड़े छोटे छोटे, वो लगे होते हैं.
तो इसलिए उनको कैरी करना कोई इतना मसला नहीं है। और ये कहना कि जी ब्रिटिश आर्मी के किसी जनरल की तस्वीर थी, ये तो हम खुद फॉलो कर रहे हैं ब्रिटिश सिस्टम को। हम्म। ये अंग्रेज ही यहाँ से राइज करके गया था और इंडियन आर्मी में, पाकिस्तान आर्मी में वही चीज चली आ रही है, इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई। बाकी जहां तक आपका ताल्लुक है कि वहां आप कह रहे हैं कि वहां पे किसी को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को शायद कोई पहचानता ना हो, ये बात आपकी दुरुस्त है। लेकिन इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में आर्मी का एक रोल रहा है, पॉलिटिकल रोल रहा है, और बड़े आइंदा भी बड़े अरसे तक रहने के उसके चांसेस मौजूद हैं। उसकी एक बुनियादी वजह है, उसकी वजह यह है कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो मेच्योर नहीं हो सका, और उसमें जो लोग पॉलिटिकल सिस्टम में मौजूद हैं, जो लीडर अपने आप को कहते हैं, वो बहुत सारा कुछ मामला जो है वो आर्मी को इन्वॉल्व करके करते हैं। हम्म। डायरेक्टर मिलिट्री इंटेलिजेंस रहा हूं और मुझे याद है कि मुख्तलिफ किस्म के पॉलिटिशियंस वो आके शिकायत वगैरह करते थे कि जी ये मामला इस तरह गड़बड़ जा रहे हैं, आप कुछ करें, आप मदद करें, आप हेल्प करें या आप इंटरवीन करें। तो यहाँ पे अगर पॉलिटिकल सिस्टम मैच्योर हो और पॉलिटिशियंस जो है वो कॉन्फिडेंट हो और अपना काम ठीक करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को कोई जरूरत पड़े उसमें दखल देने की, और आर्मी फिर एक तरफ हट जाएगी। ये वक्त के साथ साथ होना चाहिए। मैं आपको मिसालें दे सकता हूं कि मसलन मियां नवाज शरीफ हैं, उन्होंने जब ये उनका पिछला दौर था जिसमें जनरल मुशर्रफ ने टेक ओवर किया, तो उस वक्त उनको आप देखिए कि उन्होंने एक सदर मुमलिकत को छुट्टी कराई, फिर चीफ जस्टिस की छुट्टी कराई, चीफ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया, जस्टिस कयूम के साथ मिलकर तो अपनी मर्जी के फैसले कराने शुरू कर दिए, फिर अमीरुल मोमिनीन बनने के लिए एक शरीयत बिल नाफिज कर दिया, वो चला दिया, उसके साथ साथ एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की छुट्टी कराई, दूसरे को फिर पड़ गए। तो अगर आईनी इख्तियारात भी हों तो किसी को इस्तेमाल करने का अगर तरीका ना आता हो, तो वो ये उसको इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो पूरा सिस्टम बर्बाद कर दे, मुल्क बर्बाद कर दे। लिहाजा ऐसे जगहों पे, ऐसे मुल्कों में जहां ये प्रॉब्लम्स हैं कि पॉलिटिशियंस अपना काम उस तरह नहीं करते जिस तरह उनको एक लीडर को करना चाहिए, और वो अपने फैमिली अफेयर्स में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, अपनी औलादों को आगे परवान चढ़ाना चाहते हैं, तो वहां जरूर कुछ ना कुछ मिलिट्री की इंटरफेरेंस रहे। बहुत अगर शुक्रिया। ये बड़ा बड़ा अगर ये पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो प्योर डेमोक्रेटिक हो जाए, तो फिर वो और उसमें केपेबल लीडरशिप आ जाए, फैसला साजी में उनको फौज की जरूरत ना पड़े, तो फिर ये इनका दखल नहीं होगा, फिर आर्मी जो है वो बिल्कुल पीछे हट जाएगी। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन किया कि हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो ख़ुद से दावत देते हैं आर्मी को मुदाखलत करने की, जिसकी वजह से ये सूरत हाल पैदा होती है। दो चीज़ों को आपने बड़े अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से एक्सप्लेन किया। सर अगली बात जो मैं करना चाहती हूँ, हमारे यहाँ सर चाहे मज़हब की बात हो, चाहे पॉलिटिक्स की बात हो, अगर हम फैक्ट्स की बात करते हैं या कोई एक बात करते हैं तो फौरी तौर पर दूसरी पार्टी खड़ी हो जाती है, तो वो इस चीज़ पे इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देती है कि शायद इसका ताल्लुक़ उस पार्टी से। हालांकि ओरिएंटेशन एज अ मीडिया, हमारी ओरिएंटेशन तो किसी की तरफ भी, हमारा झुकाव किसी की जानिब नहीं होता, वी जस्ट कवर न्यूज़। इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, और आज अभी आपने बल्कि प्रोग्राम के शुरू में फरमाया कि ये जो इलेक्शन हुए हैं इनका असर फेडरल पे भी, सेंटर पे भी पड़ेगा ज़रूर, मगर और उस गवर्नमेंट को या हमारी फेडरल गवर्नमेंट को स्टेबिलिटी में थोड़ा फ़र्क आएगा। वेयर एज़ आज पीडीएम ने और जनाब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे मुकर्ररा वक़्त से पहले। तो डू यू थिंक दे विल पे सम काइंड ऑफ प्राइस हियर? देखिए, ये मैं समझता हूँ उनका फैसला अपनी जगह पे, लेकिन कोई बहुत दानिशमंदाना फैसला नहीं है। जी सर। जो इलेक्शंस हैं ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, ये मुल्क को बहुत सारे मसाइल में से निकाल देता है, लोगों की राय सामने आ जाती है। अब अगर वो ये समझते हैं कि स्टेज के ऊपर इलेक्शन करवाना इस इत्तेहाद के लिए, जो 13 पार्टियों का इत्तेहाद है पीडीएम, उसके लिए मुनासिब नहीं होगा, उसके लिए मुवाफिक नहीं होगा, क्योंकि आज सूरत हाल उनको जो भी ये जो 20 सीटों पे इलेक्शन हुआ है उसके बाद जो इंडिकेटर्स हैं वो यही हैं कि अगर जनरल इलेक्शन करवाएं आज तो वो पीटीआई बड़ी वाज़ेह अक्सरियत से जीत जाएगी।
तो वो इससे बचना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से ये फैसला कर रहे हैं। लेकिन ये हुकूमत इफेक्टिव होगी नहीं, क्योंकि चारों सूबों में किसी में भी उनकी अपनी जमात की हुकूमत नहीं है, तो उनको अपने ऑर्डर्स और अपने मामलात को चलाने में बड़ी दिक्कत हो। आप देखिए कि 25 मई को जो लॉन्ग मार्च की थी, पंजाब में इनकी हुकूमत होने की वजह से आप देखिए कि इन्होंने कितना इफेक्टिवली और बड़ा ज़ालिमाना तरीके से उस लॉन्ग मार्च को क्रश किया, कंट्रोल किया और उसको डिस्पर्स कर दिया। आज ये वो इम्प्लीमेंट करना चाहें तो नहीं कर सकेंगे इस तरह का, क्योंकि पंजाब अगर चला जाता है पीटीआई के पास, तो फिर यहाँ पे तो सारी तरफ पंजाब पुलिस ने काम करना, और वो उनके जो जो अहकामात मिलेंगे उनको पीटीआई की गवर्नमेंट की तरफ से वो करेंगे। तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि मरकज और सूबे के दरमियान गलतफहमियां पैदा हो जाएं, कन्फ्रंटेशनल सिचुएशन आ जाए। इसके अलावा अगर इमरान खान ये फैसला कर लें कि उन्होंने इलेक्शन में की तरफ ही जाना है, तो आज जो असेंबली हमारी नेशनल असेंबली है उसमें पहले ही पीटीआई मौजूद नहीं है, जो सबसे बड़ी पार्टी वो नहीं है, और आपकी असेंबली नामुकम्मल है, उसकी कोई हैसियत खास नहीं। ऊपर से अगर इमरान खान केपीके में और यहाँ पे पंजाब में असेंबलियां तोड़ दें, जो कि वो तोड़ सकते हैं, उनकी हुकूमत है, तो आप सोचिए कि फिर ये किस जो जो फेडरल गवर्नमेंट है उसकी हुकूमत कहाँ रह जाएगी, क्या करेंगे। मैं समझता हूँ कि उन्होंने फैसला जो किया है इस वक्त वो लॉजिकल नहीं है, लेकिन एक मुफाद परस्ताना फैसला जरूर अपने मुफाद में उन्होंने किया है कि आज इलेक्शन हारते नजर आते हैं और उनको ख्याल है कि शायद अगर साल एक हम टाल जाएं इस इलेक्शन को, तो हम लोगों को शायद पैसिफाई कर लें और हमारी पोजीशन इंप्रूव कर जाए। ये पॉसिबिलिटी वो अपने लिए रख रहे हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्शन नहीं करवाना चाह रहे। जी लेकिन एक बात वाज़ेह है कि इस वक्त इलेक्शन करवाना ना करवाना, इसका बहुत बड़ा लीवर जो है वो इमरान खान के हाथ में है, उसके प्रेशर पे। बहुत तो शुक्रिया सर। एक, आपने ये एक, वाली, सॉरी सर, जी सर कैरी ऑन कीजिए, माय अपोलॉजीज। जी 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 सर, देखिए सर, ये जब रिज़ल्ट्स आए हैं तो वाज़ेह अक्सरियत मुस्लिम तहरीक इंसाफ को मिली है, मगर इस अक्सरियत के बावजूद भी इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर उनका एतमाद नहीं है, और अगले इलेक्शन में उनको डर है कि धांधली होगी। तो आर्मी ने भी मतलब कोई ऐसा अपना बुरा रोल नहीं प्ले किया, हालांकि सोशल मीडिया पे बहुत सारी न्यूज़ थी कि देर आर सम आर्मी ऑफिसर्स जो लाहौर में और पंजाब में काम कर रहे हैं इलेक्शन में बदइंतज़ामी करने के लिए या वोट्स का हेर फेर करने का, मगर रिज़ल्ट्स तो बड़े वाज़े आ गए कि पीटीआई की अक्सरियत हुई। तो क्यों अभी भी रिजर्वेशन है? क्या इमरान खान साहब की अभी भी आर्मी पे वो इत्मीनाद होगा, और क्यों इलेक्शन कमिश्नर पे इत्मीनाद नहीं आया इस इलेक्शन के रिज़ल्ट्स के बाद भी? देखिए, ये इस इलेक्शन के रिजल्ट्स का तो मैं उससे इतना लिंक नहीं करूंगा, लेकिन एक चीज है कि इस इलेक्शन में भी रिगिंग हुई। मिसाल के तौर पे जो लोग मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन को विजिट कर रहे थे और वहां से वीडियोस भेज रहे थे मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स के नुमाइंदे वगैरह, तो हमने देखा कि वहां पे पीएमएलएन के कैंप्स अक्सर खाली पड़े हुए थे, उनमें कोई लोग नहीं थे जो जाके वोट डालें। जी सर। और पीटीआई के जो कैंप्स थे उनमें बड़ी उन पे रौनक थी, उन पे काफी लोग नजर आ रहे थे। हर कैंप के ऊपर, हर पोलिंग स्टेशन के पास हर पार्टी ने कैंप लगाया हुआ था। जी सर। उस पीटीआई के कैंप में बड़ी रौनक थी। अब जहां पीएमएलएन के कैंप नजर आए कि वहां खाली हैं, वोटर्स नहीं उनके पास, उसके बावजूद उनके बॉक्सेस में से बड़े बड़े वोट निकल आए, बावजूद इसके कि वो हारे। वाह। लेकिन फिर भी पोल यूं लगता है कि काफी तादाद में वोट थे, वो कहां से आए। तो एक मशकूक अमल नजर आता है। दूसरी तरफ ये है कि पोलिंग से पहले या इलेक्शन से पहले ही बाज चीजें ऐसी हुई जिनमें कि इलेक्शन कमीशन की कुछ लीनिंग नजर आती है दूसरी तरफ। एक तो ये कि वो पीएमएलएन के लीडर्स से मिलते मिलाते रहे, हम्म। उसके इनके पास रिपोर्ट्स हैं पीटीआई के पास। फिर ये कि पीटीआई ये भी कह रही है कि जी 8 ऐसे नुकात थे जिस पे कि हमने रेफर किया इलेक्शन कमीशन को कि जनाब इस पे आप हियरिंग करें और फैसला दें। तो इलेक्शन कमीशन ने इनके स्टांस को रद्द कर दिया, जिसके नतीजे में पीटीआई अदालत में गई और हाई कोर्ट्स ने पीटीआई के हक में फैसला किया और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का स्टांस दुरुस्त नहीं है।
तो वो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का स्टांस दुरुस्त नहीं था। ये ऐसे नहीं है कि इलेक्शन कमीशन को पता नहीं था। इलेक्शन कमीशन सिर्फ फेवर करना चाह रहा था पीएमएलएन की, इसलिए हमारे खिलाफ फैसले कर रहे थे। तो बात ये है कि जहां ट्रस्ट डेफिसिट हो, वहां नेशनल इंटरेस्ट में एक इलेक्शन कमिश्नर का क्या मसला है? वो ही शुड रिजाइन, ताकि कोई इलेक्शन जो है वो, जब आज आज जब मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी उस पर एतराज कर रही है और वो उसके बाज इंसिडेंट्स का भी कोट करते हैं वो, तो मैं समझता हूं कि नेशनल इंटरेस्ट में इस शख्स को छोड़ देना चाहिए और इंश्योर करे कि जनाब उसकी वजह से इलेक्शन जो है वो कंट्रोवर्शियल ना हो। सही। हमारे साथ हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब साहब। आपका अपना व्लॉगिंग भी करते हैं, अपना यूट्यूब चैनल भी है, पॉलिटिकल एंड डिफेंस एनालिस्ट हैं। मुझे नासिर साहब आपका सवाल मेरे तक लिखा हुआ आ गया, मैं आपका सवाल अभी पूछती हूँ। जनरल साहब, अभी जो आपने ये सारी की सारी बातचीत की है, मुझे ख्याल आता है कि दो सवाल मेरे आते हैं। एक तो इमरान खान साहब दोबारा बुज़दार साहब जैसे शख्स को लाने की गलती तो नहीं करेंगे। दूसरा मेरे दिमाग में जो एक सवाल आता है वो ये आता है कि सर, इन पार्टियों की मुख्तलिफ़ अदवार में, यानी आप ज़ियाउल हक साहब और मुशर्रफ साहब के जाने के बाद देखें, आगे पीछे इन्हीं पार्टियों की बारी लगी हुई थी। तो मोस्ट ऑफ दी जो आपके हाई रैंक्ड ऑफिसर्स हैं वो ब्लेस्ड हैं बाय दिस प्रीवियस लीडरशिप्स। तो वो पहले भी इमरान खान की जो मशीनरी थी उसको जो उन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया था। डू यू थिंक कि पंजाब में अब वो सपोर्ट करेंगे अगर इन लोगों की अक्सरियत हो जाती है, या क्या होगा? देखिए, जहां तक आर्मी ऑफिसर्स का ताल्लुक है, वो तो इस पोजीशन में नहीं कि वो कुछ इंटरफेयर करें, और जीएचक्यू मोस्ट प्रोबेबली इन चीजों को अवॉइड भी करना चाहेगा ताकि अफवाज जो है वो कंट्रोवर्शियल ना हो। पहले ही ये जो रिजीम चेंज हुई है उसकी वजह से बड़ी कंट्रोवर्सीज उठी और बड़े इल्जामात जीएचक्यू के भी लगते रहे, जो मैं समझता हूं कि हमारे लिए मुनासिब नहीं, फायदा नहीं, उसका नुकसान ही होगा। लिहाजा हमारा तो उसमें आर्मी ऑफिसर जो सर्विंग लॉर्ड, उनकी मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसमें इंटरफेरेंस होगी। हाँ, अलबत्ता जो हम रिटायर्ड ब्यूरोक्रेसी। हैं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू मौजूद है रिटायर्ड लोगों का, और हम पीटीआई को सपोर्ट करते रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यही रही है कि पीडीएम में जितने लोग हैं उनको बहुत दफा ट्राई कर चुके, और हर दफा उन्होंने अपनी फैमिलीज को, खानदानों को प्रमोट किया, जिसकी वजह से आज मुल्क में एक एक मौरूसी सियासत की बुनियाद पड़ चुकी है, जो कि मैं समझता हूं हमारे मुफाद नहीं, क्योंकि उसमें मेरिट जो है वो खत्म हो जाता है। अब मरियम नवाज का टोटल मेरिट ये है कि वो नवाज शरीफ की बेटी है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं। सही सर। अगर पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग जो हैं उनकी औलादें इतनी निकम्मी हैं कि ये सारे इसको कंपीट नहीं कर सकते, कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं है, किसी के अंदर वो लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है, तो बड़े अफसोस की बात है। लेकिन अगर हैं तो ये मेरिट हमारा जो है वो बर्बाद हुआ, वो आपने मेरिट को कत्ल किया, और सिर्फ इसलिए कि नवाज शरीफ की बेटी है तो उसको प्राइम मिनिस्टर बना दें। तो आपके पास बड़े कॉम्पिटेंट लोग भी हो सकते हैं जिनको कभी चांस नहीं मिलेगा। तो इस वजह से लोग ये महसूस करते हैं कि पीटीआई जो है उसका एक थर्ड फोर्स का सामने आना इस लिहाज से मुफीद था कि हमने ये जो खानदानी सियासत है उसका तोड़ निकाला। फिर दूसरी तरफ ये भी है कि इमरान खान के अपने ऊपर चूंकि कोई ऐसे इल्जामात, करप्शन वगैरह ये चीजें नहीं थी, और वो काफी सारा रफायामा का काम भी करता रहा, तो उसकी कुछ अपनी रेपुटेशन पर्सनल अच्छी है एज कंपेयर टू अदर लीडर्स। ऑल्दो गलतियां उसने भी बड़ी की हैं, जैसे आप भी जिक्र कर रही थी कि बुजदार को लगाया और फिर बुजदार को लगा ही रहने दिया टिल सच टाइम के एवरीथिंग वेंट टू द डॉग्स के खत्म ही हो गई आपकी हुकूमत। तो वो कोई अच्छी चीज नहीं थी। ही कुड हैव थॉट ऑफ समबडी बेटर। तो ये इशू तो है कि इमरान खान भी ऐसे फैसले कर सकता है जो मुफीद ना हो, लेकिन बाहर सूरत उसको मौका मिलना चाहिए कि जिन लोगों ने 3-3 दफा टेन्योर लिए हैं यहाँ पे, जिन पार्टियों ने,
उनके सामने इसको अगर एक भी टेन्योर पूरा न करने दिया जाए तो वो मुनासिब नहीं। ठीक सर, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। नासिर साहब, मैंने आपके सवाल को काइंड ऑफ आप ही का क्वेश्चन था, कैन खान साहब बी सेटिस्फाइड विद द एस्टेब्लिशमेंट आफ्टर दिस इलेक्शन और ही इज़ थिंकिंग स्टिल एक्स एंड वाई स्टिल रेलेवेंट। ये सर एक सवाल आया है, मैंने इससे काइंड ऑफ सवाल तो पूछ लिया था, मगर आप कुछ फरमाएंगे इसके बारे में कि खान जी साहब सेटिस्फाइड होंगे आइंदा? अच्छा, मैं सर अगले सवाल की तरफ लेकर के जाना चाहती हूँ। सर, इमरान खान साहब, पाकिस्तान में तेल का और कुछ दिनों पहले तेल की कीमत कम भी कर दी गई थी, और ऑफ कोर्स ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में पॉलिटिशियंस जो इक़्तिदार में होते हैं तो वो कुछ एक मराद देते हैं आवाम को ताकि इलेक्शन में फेवर्स हासिल कर सकें। तो तेल सस्ता हुआ, मगर फिर भी पाकिस्तान में तेल उतना सस्ता नहीं हो पाया। हिंदुस्तान ने इस मौके और वक्त का बेहतरीन फ़ायदा लेके 3 से 4 गुना तेल ज़्यादा रशिया से हासिल किया एज़ कम्पेयर टू द लास्ट ईयर, और उसमें उन्होंने सेव भी किया, उसमें लोगों को भी रियायत दी, ज़िंदगी को भी आसान रखा। इमरान खान साहब कहते हैं कि रशिया से क्यों तेल नहीं लिया जा रहा। थोड़ी सी हम जियो पॉलिटिक्स की तरफ निकलते हैं। रशिया से क्यों तेल नहीं लिया जाता, हालांकि इमरान खान साहब जब विज़िट करके आए थे तो कहा ये जाता है कि कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, कोई किसी मीटिंग के मिनट्स भी नहीं हैं। तो क्या उन्होंने कोई तेल के हवाले से बात भी की थी कि नहीं की थी? यानी यहाँ तो जो भी गुफ्तगू होती है उसके मिनट्स दिए जाते हैं, तो कुछ फरमाएंगे इसके बारे में? जी देखिए, ये दो चीजों पे बातचीत तो वहां हुई थी, लेकिन इसकी मॉडलिटीज तय होनी थी जिसके लिए सब्सिक्वेंट मीटिंग्स की जरूरत थी। ठीक सर। में फूड ग्रेन्स भी है और ये ऑयल भी, लेकिन ये चूंकि मजीद बातचीत हो ही नहीं सकी तो उसकी वजह से कोई इसके ऊपर हतमी फैसला मौजूद नहीं है। लेकिन चूंकि पूरी दुनिया ले रही है अभी इन इन इसी रेट पे जिस पे वो इंडिया को दे रहे हैं, इसी पे सऊदी अरेबिया ले रहा है, बावजूद इसके कि सऊदी अरेबिया खुद इतना पैदा करता है तेल, लेकिन क्योंकि ये सस्ता मिल रहा है तो वो अपने पावर प्लांट चलाने के लिए रशिया से तेल मंगवा रहे हैं। ठीक सर। अगर पूरी दुनिया ये ले सकती है और मगरबी दुनिया, आप नेटो कंट्रीज देख लें, यूरोपियन कंट्रीज, जर्मनी, फ्रांस वगैरह, इटली, ये रशियन गैस पे गुजारा कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के लिए ये मौका था कि आप इस स्टेज के ऊपर लेते। ये तो खुद ही डर के पीछे हट गए कि जी पाबंदियां ना लग जाए हमारे ऊपर। पाबंदियां नहीं लगनी थी इस वजह से कि इस वक्त मिसालें मौजूद है, यूरोप खुद दे रहा है। पिछले दिनों जब उन्होंने इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर से ये क्वेश्चन किया था किसी ने, तो उसने यही कहा था, उसने कहा हमसे सवाल पूछते हैं, यूरोप से क्यों नहीं पूछते आप, बड़ी वो भी तो ले रहे हैं सारा सर, कुछ। इंडिया का तो कमाल ये है कि आप कहीं उंगली उठा के देखें तो वो कहते हैं इट्स आवर पर्सनल मैटर, डोंट इंटरफेयर इन आवर पर्सनल मैटर। मगर पाकिस्तान की तो दीवारें गिरी हुई हैं और हर आदमी ने इसको कच्चा रास्ता बना लिया। देखें, इस वक्त तो इंडिया जो है वो अमेरिका को बेवकूफ बना रहा है। उसकी बुनियादी वजह अमेरिका की अपनी जरूरत है। अमेरिका ने उनको एज स्ट्रेटेजिक पार्टनर रखा हुआ है अगेंस्ट चाइना, और अगर आज वो चाइना से उसको अगर अगर इंडिया पुल आउट कर दे क्वाड में से, तो अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। एक तो ये कि इंडियन ओशन में इंडियन नेवी जो है वो लुक आफ्टर करेगी अमेरिकन डिजाइन्स को, और वो फिर नहीं करेंगे अगर इंडिया पुल आउट कर जाता है। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया ब्रिक्स में है चाइना के साथ, और ब्रिक्स जो है वो एक ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल सिस्टम दुनिया को दे सकता है स्विफ्ट सिस्टम के अगेंस्ट, और ये आईएमएफ वगैरह जो है ये इररेलेवेंट होना शुरू हो जाएंगे। इंडिया उधर नहीं मिल रहा, बावजूद इसके कि ब्रिक्स के वो मेंबर हैं, वो नया सिस्टम जो है उसको बनाने में वो रुकावट हैं, क्योंकि इंडिया को खुद तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अमेरिकन से पाबंदियां उन पर नहीं रखी, लेकिन चाइना और रशिया जो है वो इंडिया को मिन्नत समाजत करते हैं, वो इंडिया को साथ रखना चाहते हैं, और अगर इंडिया न्यूट्रल ही रहे यहाँ पे तो अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ी बात हो। वरना आप देख लीजिए कि 1.5 बिलियन की नेशन ये अगर सारी चली जाए चाइना के साथ और रशिया के साथ, तो आप देख लीजिए कि ये इंटरनेशनल ट्रेड एक नई
करेंसी जो कि रिजर्व करेंसी के तौर पे इस्तेमाल हो सके, और एक नया सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम जिसमें कि आप ट्रेडिंग कर सकें। वो जो ट्रांजैक्शन करने के लिए सिस्टम है वो इंडिया के बगैर बनेगा नहीं कभी। और अगर अमेरिका उसको न्यूट्रल भी रख ले तो अमेरिका को फायदा होगा कि ये जो सैंक्शन उसने लगाई हुई है रशिया चाइना पे, वो किसी हद तक इफेक्टिव रहें। तो इस वजह से मैं ये समझता हूं कि अमेरिका अपने मुफादात की वजह से ये परवाह नहीं कर रहा, और इनको इजाजत दी हुई है कि ठीक है रशिया से आप ट्रेड कर लें, और रोक भी नहीं सकते। देखें, रशिया ने इन्होंने, इंडिया ने और अमेरिका ने न्यूक्लियर कॉपरेशन का एग्रीमेंट किया, 2005 में प्रपोज किया और 2008 में इन्होंने दस्तखत कर दी। उसके बाद जो रिएक्टर्स इंडिया ने, एक्चुअली इंडिया ने 30 रिएक्टर लगाने थे, जिसकी वजह से ये सारी बात हुई कि अमेरिका ने उनको ऑफर किया ये न्यूक्लियर कॉपरेशन का एग्रीमेंट अमेरिका के साथ किया, और रिएक्टर जो है वो उन्होंने फ्रांस और रशिया से लिए। बिल्कुल जी। वो तो देखते रह गए अमेरिकी। तो बात यह है कि इंडिया अपनी पोजीशन को, अपनी इकोनॉमी के स्टेटस को, अपने मुल्क के आबादी के लिहाज से जो स्टेटस है उसको वो पूरी तरह एक्सप्लॉइट करता है। सही। और ये मैं समझता हूँ उसकी एक अपनी वैल्यू है, जो कि चाइना भी चाहेगा कि उनका साथ दे इंडिया, और अमेरिका भी चाहेगा कि उनका साथ दे। तो वो दोनों साइड से एक्सप्लॉइट करता है। बहुत शुक्रिया सर। आप से मेरा फोर्थ लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये रो ऑफ द क्वेश्चन। अभी आपने ब्रिक्स का जिक्र किया, तो क्या फरमाएंगे आप? मुझे ब्रिक्स के सवाल के साथ मैं पूछना चाहती हूँ, इससे पहले भी एक सूरत हाल ऐसी आई थी कि पाकिस्तान हैड इक्वल चांस कि वो रशिया को ज्वाइन करता, मगर अल्टीमेटली पाकिस्तान ने फेवर्स अमेरिका से लिए और उसकी हमने बड़ी कीमत भी चुकाई पाकिस्तान ने। अब फिर एक दफ़ा सूरत हाल आई कि टेंशन आई और फिर हमारे पास था कि हम रशिया की तरफ झुकें, मगर देन अगेन वी आर फोर्स टू मूव टूवर्ड्स अमेरिका। और अमेरिका ने, बल्कि जॉन बोल्टन का एक इंटरव्यू CNN के ऊपर आया भी है जिसमें उन्होंने किया, और इसके अलावा भी बहुत सारे और आर्टिकल्स भी वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स में और मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में है कि अमेरिका ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रजीम चेंज की है। पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को यानी कोई सही ख़बर भी नहीं दी जा रही, और पाकिस्तान में रजीम चेंज करवाना कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं। आपका क्या ख्याल है कि अब फिर वही थोड़ा लूज़ करना और फिर खींच लेना और फिर नरमी देना, ढील देना और खींच देना, तो एक दफ़ा वही सूरत हाल लग रही है कि एक तरफ हमारे पास चांस है कि रशिया की तरफ झुक जाएं जो हमारे करीब है, तेल भी ले सकते हैं, बाकी चीज़ें भी ले सकते हैं, वेयर एज वी आर फोर्स्ड टू मूव टूवर्ड्स अमेरिका अगेन। क्या फरमाएंगे इसके बारे में कि वही तारीख अपने आप को दोहराने तो नहीं जा रही? देखिए, ये एक माइंडसेट है हमारा जो पब्लिक का नहीं है, लीडरशिप का है। और उसकी बहुत बड़ी वजह है कि अक्सर हमारे ये जो लीडर्स हैं, इन्होंने असासे अपने मगरबी दुनिया में रखे हुए हैं, और मगरबी दुनिया को एग्जैक्टली पता है कि इन्होंने पैसा कहां से लिया, कैसे लाए। अगर वो चाहें तो उसको इनके ऊपर केसेस बना के इनका सब कुछ जब्त कर सकते हैं। लिहाजा ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि इनके वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ ताल्लुकात खराब हो, बल्कि यहाँ पे सोच इनकी, इन पॉलिटिशियंस की ये होती है कि अगर हमने हुकूमत करनी है तो हमें अमेरिका को खुश रखना हो। हालांकि ये ऐसी चीज नहीं है। मिसाल के तौर पे आप यूं देख लें, इमरान खान ने जब ये कहा कि एक सवाल था जो एक जर्नलिस्ट ने पूछा, और वो क्वेश्चन जो था वो प्लांटेड क्वेश्चन था, जिसपे उसने कहा कि जनाब आप यहाँ पे बेसिस देंगे अमेरिका को, और इमरान खान ने कहा एब्सोल्युटली नॉट। अगर इमरान खान एब्सोल्युटली नॉट की बजाय ये कहता कि जनाब ये पाकिस्तान के अवाम फैसला करेंगे या पाकिस्तान की पार्लियामेंट फैसला करेगी, चॉइस ऑफ वर्ड्स गलत हो गई। आप सिर्फ इसी को देख लीजिए कि अगर ये कहता कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट इस पे फैसला करेगी, और पार्लियामेंट कहती है कि जनाब हम बेसिस नहीं देंगे, तो अमेरिका या कोई और आपको पूछ सकता है, आपके ऊपर उंगली उठा सकता है कि आपके 22 करोड़ लोग जो हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव कह रहे हैं कि नहीं देने। सही। तो बात यह है कि यहाँ पे जब आप मसला इस किस्म के सारे काम करते हैं, सही। तो फिर आप मजबूरी बन जाती है कि आप अपने मुफादात के लिए अमेरिका के सामने झुकें।
ये सही रजीम चेंज का शाखसाना जो है, ये एब्सोल्युटली नॉट से, मेरे नुक्ता निगाह से वहां से शुरू हुआ। सही सर। और ये इमरान खान की बहुत बड़ी गलती थी कि वो एक डिप्लोमेटिक जवाब नहीं दे सका। डिप्लोमेसी की फील्ड में उसने बड़ा एक कमी आप है। कह लीजिए गलत किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की। ही इज़ अ स्ट्रेट बस फॉरवर्ड मैन विच इज़ डिप्लोमेटिक। बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिप्लोमेटिक वे के साथ चलती हैं। सर मैं, करके जनाब फैसला करेगी। जी सर, और वाकई अगर अवाम को ले आते तो फिर अवाम के सामने तो सर झुकाना ही पड़ता है। सर अभी आपने बल्कि ये कहा कि अगेन वही अलमिया कि हम सही बात करके अपनी आवाम को कॉन्फिडेंस दे के आगे नहीं लेके चलते। आज आपने भी जिक्र कर दिया, मैंने बड़ी दफ़ा स्टैंड लिया, बतेरे पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस ने आके मुझे सवाल भी किया, ये आप कहाँ से बेसिस का जिक्र आ रही हैं ना? अमेरिका ने कभी बेसिस मांगे? अमेरिका ने डेफिनेटली बेसिस मांगे थे, इससे पहले भी अमेरिका के पास बेसिस रहे थे। अभी आपने जिक्र किया। सर ब्रिक्स का मैं जिक्र करती हूँ, अभी रिसेंटली ब्रिक्स की मीटिंग हुई है, क्या आर्मी को इस बात का गम नहीं है कि क्या ऐसी गलती की कि हम सी पैक को भी सपोर्ट ना कर सके? और अगेन सोशल मीडिया को ब्लेम करती हूँ कि आज सोशल मीडिया पे कह रहा है जी क्योंकि श्रीलंका डिफ़ॉल्टर हुआ बिकॉज उसने अपनी पोर्ट्स दी थी, उसको सज़ा दी गई चाइना के साथ मिलने की। आई डोंट थिंक सो। वहाँ के करप्ट लीडर्स थे, पैसा लेके गए। दिस इज़ माई एनालिसिस, आई लुक फॉरवर्ड फॉर योर वर्ड्स। मगर क्या आर्मी को या हमारे जो अफराद हैं उनको इस बात का एहसास नहीं कि चाइना जिसने हर लम्हे हर मुकाम के ऊपर पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, हमारी शाहराए रेशम तक पहुंचने के लिए कश्मीर हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है, तो चाइना ने ब्रिक्स की मीटिंग में पाकिस्तान को क्यों इनवाइट नहीं किया? बिकॉज ऑफ अनस्टेबिलिटी, ऑफ बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी? नहीं, वहां पे इंडिया ने ऑब्जेक्ट किया। एक्चुअली वहां इनके जो रूल्स हैं वो यही हैं, और अक्सर जगहों पे ऐसे ही हैं। जैसे आप न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप को देख लें, वहां भी अगर एक भी मुल्क कोई एतराज कर दे, यानी जो ऑलरेडी मेंबर कंट्रीज हैं, फाउंड इनके हैं ना, फाउंडर मेंबर्स हैं, जी सर। तो वो में से एक भी कोई एतराज कर दे तो आपको वो नहीं बुला सकते आप उनको। तो वहां इंडिया ने एतराज किया तो इनको, पाकिस्तान को उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया। लेकिन ये है कि किसी न किसी वक्त पे ये इनको इंक्लूड करना होगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ब्रिक्स को अगर आपने इफेक्टिव करना है जी सर। तो उसमें एक्सपेंशन की जरूरत है, एक्सपेंड करना पड़ेगा। और जिस तरह इन दोनों मुल्कों को शंघाई प्रोसेस में शामिल किया था, शंघाई अरेंजमेंट में इंडिया और पाकिस्तान दोनों को इकट्ठे इन्होंने शामिल किया था, ब्रिक्स में भी शामिल किया जाएगा। हाँ, हमारी इस वक्त इकोनॉमी इतनी पोजीशन में नहीं है कि हम ब्रिक्स में कोई अच्छी तरह पार्टिसिपेट कर सकें। उसके लिए जरूरी है कि आपकी इकोनॉमी कम से कम कर्जों से तो कुछ निजात हो उसको, और फिर आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकें किसी न किसी तरह। तो ब्रिक्स में मेरा ख्याल है कि किसी वक्त पे आके होगा सही। और जहां तक ये ताल्लुक है कि चाइना को हमने कोई नाराज किया, ऐसा नहीं है। चाइना के साथ हमारे जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट हैं जो पीएमएलएन के वक्त में हुए, खास तौर पे पावर जनरेशन के लिए जो यहाँ पे टैरिफ वगैरह तय किए गए, वो एक्सपेंसिव हैं काफी। और इमरान खान ने अपने वक्त पे निगोशिएशंस करके पाकिस्तानी पावर प्लांट वाले ओनर्स जो हैं उनसे टैरिफ कम करवाया था, उनसे रिडक्शन करवाई थी रेट्स में, ताकि हमारे सर्कुलर डेट वगैरह कम। लेकिन उन लोगों ने ये भी कंडीशन रखी थी कि आप बाकी भी चाइनीज प्लांट्स को भी, उनको भी कहें कि जी वो भी कम करें। वो इस वक्त सबसे महंगी बिजली दे रहे हैं। हम्म। उस आके मामला थोड़ा रुका था क्योंकि चाइनीज का ये ख्याल था कि ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, इनमें तब्दीली नहीं की जा सकती। पाकिस्तान अपने मफाद के लिए तब्दीली चाहता था, ताकि बिजली जिस तरह पाकिस्तानी पावर प्लांट से हम सस्ती लेनी शुरू की अभी हमने निगोशिएशंस करके, इसी तरह चाइनीज वाले प्लांट से भी ली जाए। तो वो मेरा ख्याल है कि एक रुकावट बनी, जिससे कुछ गलतफहमियां भी पैदा हुई। उस वक्त के जो लीडर्स थे, मियां नवाज शरीफ वगैरह, इनके टोला, इन्होंने क्यों महंगे एग्रीमेंट किए, क्यों इन्होंने ये क्वेश्चन विच नीड्स टू बी अटेंडेड टू, कि कोई किसी ने किकबैक्स तो नहीं ली इसमें या क्या किया है। सो ये एक ऐसा मसला है जिसकी वजह से चाइनीज ने आगे इन्वेस्टमेंट वगैरह के मामले में थोड़ा हाथ खींचा था। क्योंकि इंटरनेशनल एग्रीमेंट अगर एक दफा आप कर लें और फिर उसमें तब्दीलियां भी मांगें,
तो आम तौर पे ये दूसरे मुल्क में वो इन चीज़ों को फिर तरजीह नहीं देते या इसके ऊपर वो इत्तेफाक नहीं करते। तो ये मसला हमारा रहा उनके साथ। सर बहुत शुक्रिया। आपने अभी कहा कि अगर एक भी मेंबर जो ग्रुप का होता है अगर वो एतराज़ करे तो किसी को इनवाइट नहीं किया जा सकता। मुझे याद पड़ता है सुषमा स्वराज, हालांकि ये मुस्लिम कंट्रीज़ की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया उसका रुकन नहीं है, मगर जब यूएई ने बुला लिया था सुषमा स्वराज तो पाकिस्तान कुछ भी नहीं, शाह महमूद कुरैशी सिर्फ यही कर सके थे कि गए नहीं थे तो वो कुछ भी नहीं कर सका। मगर ऑफ कोर्स इंडिया इज़ स्ट्रॉन्ग इन दिस एंड दे वो अपने जो ये मौक़िफ़ ये होता। उन्होंने किया था, लेकिन ये कि ये उनकी बदमाशी थी, जी वरना तो पाकिस्तान के एतराज़ के बाद उनको बुलवाना नहीं चाहिए था। जी सर। सर ये अब आपने हम उसी साइड पे निकल गए कि आई वो क्या I2U2 जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है और अब्राहम अकॉर्ड भी जो चल रहा है, तो इट्स अगेंस्ट ईरान एंड दिस इज़ यूनाइटेड अरब अमारात है, यूनाइटेड स्टेट्स है, रशिया है, सॉरी इसराइल है और इंडिया है। ये चार ममालिक हैं जिसमें ये स्पाई भी करेंगे, ये इकट्ठे मिलके काम भी करेंगे। ज़िक्र तो ईरान का होता है मगर ऑफ कोर्स ईरान और चाइना दीज आर द टू कंट्रीज़, और पाकिस्तान इसमें पिसेगा। कुछ फरमाएंगे I2U2 के बारे में आप? देखिए जी, I2U2 जो है ये बुनियादी तौर पे अभी तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए उसको एक्टिवेट किया है और भारत में इन्वेस्टमेंट हो रही है। उसमें एग्रीकल्चर साइड पे भी तो $2 बिलियन इन्वेस्ट करेगा यूएई। उसके अलावा ये जो ग्रीन एनर्जी है उसके लिए वो भी भारत में कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट जो है वो भारत में करने की कोशिश की जा रही है। भारत उससे फायदा उठाएगा भरपूर। लेकिन इजराइल का मसला ये नहीं है। इजराइल अगर यहाँ मिडल ईस्ट में आपको नजर आएगा या अरेबियन सी में नजर आएगा तो इजराइल तो अल्टीमेटली ईरान के खिलाफ करेगा। सही। लेकिन ईरान का कंसर्न, मैं बड़ा हैरान होता हूं कि ईरान इन चीजों के ऊपर क्या वाकई सीरियस है, वो उसको इतनी वक़्त देता है। आप देखिए कि ईरान के भारत के साथ बड़े करीबी ताल्लुकात, और भारत जो है वो अमेरिका का भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर इजराइल का क्या भी है। कमाल है सर। ये ईरान को इसमें घाटा, इसमें नुकसान ही नुकसान है। वो ऐसे कि ईरान ने इंडिया को न सिर्फ करीबी ताल्लुकात हैं बल्कि अपने मुल्क में जगह दी हुई है, और वो यहाँ पे इनके पोर्ट्स वगैरह मैनेज करते हैं। एक रोड स्ट्रक्चर भी बना रहे हैं अफगानिस्तान के साथ लिंक देने के लिए। इंडियन इन्वेस्टमेंट है। रिपोर्ट्स ये थी कि ईरान के अंदर जो ईरानी साइंटिस्ट मारे गए जिनको इजरायलियों ने मारा सैटेलाइट के जरिए वेपन फायर करके या जो भी, उसमें जो कहते हैं कि इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन इंडिया ने दी उनको, इजराइल को। अब ईरान जो है वो जानते हुए कि इंडिया की रिलेशनशिप इजराइल के साथ बड़ी करीबी है और ये जानते हुए कि अमेरिका के भी बहुत करीब है इंडिया, तो उन्होंने अपनी सरजमीन पे भी इनको ला के बिठाया हुआ है। इसी तरह इंडिया बुनियादी तौर पे ईरान में घुसा पाकिस्तान के खिलाफ इंफॉर्मेशन लेने के लिए, सो वहां से वो कार्रवाइयां करता है बलूचिस्तान वगैरह में। तो पाकिस्तान को भी नुकसान और ईरान को भी नुकसान है, लेकिन ईरानी जो है वो ये काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि मुझे ईरानियन पॉलिसी में थोड़ा बहुत शक रहा है कि पता नहीं वो वाकई सीरियस है इस मामले में या नहीं, वरना तो ये हर किसी को नजर आता है कि जिसके इतने करीबी ताल्लुकात हों इजराइल के साथ और अमेरिका के साथ, उसको आप अपनी सरजमीन पे लाके बिठा कैसे दें। बिठा दे। सर आपका बहुत शुक्रिया, बड़ा खूबसूरत आपने कहा, मगर मैं जब ये देखती हूँ मुझे इंतहाई मतलब दुनिया भंबल भूसे में नज़र आती है। अगर मैं इसको देखूं, देखिए चाइना के साथ आज टोनी ब्लेयर साहब का भी पैगाम आ गया है कि चाइना इज़ अ थ्रेट टू द वेस्ट। चाइना के साथ कोई इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। हांगकांग का मामला बीच में चल रहा है, इधर से चाइना रशिया को सपोर्ट कर रहा है, ये भी आँख का मतलब मैल बनी हुई है। मगर इंडिया ने रशिया के साथ भी बना के रखी हुई है, इंडिया ने चाइना के साथ भी बना के रखी है। उधर आ जाइए आप ईरान की तरफ, ईरान का ताल्लुक बुरा है मगर इंडिया ने ईरान के साथ भी बना के रखी हुई है और I2U2 का भी हिस्सा है, इंडिया क्वाड का भी हिस्सा है।
मगर ईरान पाकिस्तान अपनी सरजमीन को कुलभूषण यादव जैसे जो हाजिर सरवर इंडिया के ऑफिसर्स हैं एज ए जासूस सरहद पे पार होने भी थे। हमारे बलूचिस्तान में अनस्टेबिलिटी जो है, वहाँ के जो इंसर्जेंट्स आते हैं वो ईरान के रास्ते बलूचिस्तान के रास्ते आते हैं। तो ये इक्वेशन आपको कैसे समझ आ रही है? हाउ द थिंग्स आर पीपल जस्ट ट्राइंग टू मेक ईच अदर फूल, या व्हाट इट इज़? आज इंडिया ने दलाई लामा को भी इनवाइट किया हुआ था, हालांकि दलाई लामा को चाइना जो है वो अपने लिए थ्रेट समझता है। तो ये व्हाट इज़ गोइंग ऑन? यानी आंखों के सामने देखते हुए भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं इन चीज़ों को। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक और ईरान का ताल्लुक है, जी सर। ईरान के साथ ये हमने कई दफा इस चीज को उठाया है कि उनकी सरजमीन इस्तेमाल होती है और वो भारत करता है वहां से। वो नेचुरली यकीन दहानियां वगैरह कराते रहते हैं कि नहीं आप हमें स्पेसिफिक इंसिडेंट बताएं, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो नेचुरली वी आर केयरफुल, और यही वजह थी कि हमने ईरानियन बॉर्डर के साथ फेंस लगाने का फैसला किया और बॉर्डर मॉनिटरिंग बढ़ाने का काम किया। ये हमारी अपनी मजबूरी है, क्योंकि ईरान की तरफ से अगर हमें वो ताबन नहीं मिल रहा तो नेचुरली ऑब्वियसली हम इस तरह छोड़ तो नहीं सकते। लेकिन एक वक्त था कि पाकिस्तान की तरफ से भी ईरान में लोग जाते रहे। जुंदुल्ला एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी जिसको हमने फिर यहाँ पे खत्म किया इस वजह से कि वो ईरान में काफी वाकयात उन्होंने जाके वहां पे किए। अब भी इस तरह के वाकयात होते हैं कि अफगानिस्तान की साइड से लोग ईरान में घुसते हैं और वहां पे कोई कार्रवाई करके वापस पाकिस्तान की तरफ आ जाते हैं। तो गलतफहमियां इस तरह पैदा होती हैं हमारी भी। और मैं समझता हूं कि ईरान के साथ मामला किसी न किसी वक्त ठीक हो जाएंगे। उसकी बड़ी बुनियादी वजह यह है कि हमारे यहाँ बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जो प्रो ईरान है, और वो हमेशा एक, आप यूं कह लीजिए कि एक ब्रिज का रोल अदा करते हैं। उनकी वजह से हमें कुछ ना कुछ सहूलत मिलती है, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। लेकिन चाइना के साथ भारत का जो ताल्लुक है वो मुख्तलिफ। भारत ने चाइना की जितनी भी एडवांसमेंट्स हैं वो स्वैलो की। पाकिस्तान के साथ उसका मसला होता है तो आपको हमेशा आंखें दिखाते हैं कि जी हम ये आजाद कश्मीर भी आपसे छीन लेंगे, हम फलां भी कर लेंगे। लेकिन जब चाइना उनकी जमीन पे कब्जा करता है तो उसको मिन्नत समाजत करते हैं कि जी हम बात करने के लिए तैयार जी हैं, सर। बातचीत करें। उधर जी कभी सर। धमकी नहीं देते कि हम ये लड़ेंगे करें। जी सर। चाइना ने इंडियन बॉर्डर्स के ऊपर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की है जिससे वो अपने ऑपरेशंस लॉन्च कर सकता है, और ये इंडियंस उसकी वो डेवलपमेंट्स रोक नहीं सके। ठीक सर। ये जो लेक है वहां पे उसका प्यांगोंग लेक, ये इसके ऊपर उन्होंने 2 पुल बना दिए। एक पहले छोटा पुल था नैरो, अब उन्होंने उसके नैरो पुल के पैरेलल एक बड़ा पुल बनाया है जिसके ऊपर उनके टैंक वगैरह हर चीज जा सकती है। और इंडियन जो है वो देखते हैं लेकिन रोक नहीं सके। और चाइना को उन्होंने, जब ये पिछले दिन के फॉरेन मिनिस्टर आए इंडिया विजिट पे, तो इन्होंने बड़ा उनको कहा कि जनाब आप पीछे हट जाएं, यहाँ पे एक विड्रॉल हो जाए ट्रुप्स की, दोनों अपनी अपनी साइड पे चले जाए। चाइनीज नहीं माने। बल्कि रिपोर्ट्स ये हैं कि चाइना ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा वो क्रीप इन कर रहा है जी सर। इनटू टेरिटरी जो कि डिस्प्यूटेड नहीं है, उसमें क्रीप इन कर रहा है। असल चीज ये है कि भारत को पाकिस्तान और चाइना दोनों के साथ अपने बॉर्डर प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व करने चाहिए थे। मोदी ने इसको यकतरफा सॉल्व करने की कोशिश की, उनको यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया, तो चाइनीज का बैकलैश आया। और चाइनीज का ये प्रॉब्लम रहेगी उनको कि वो अपने इलाके में वो समझते हैं कि ये दलाई लामा शामा थ्रेट उसी वक्त तक हैं जब तक इंडिया के पास ये इलाके हैं उनके, हिमाचल प्रदेश वगैरह। अगर वो हिमाचल प्रदेश में, और पिछले दिनों वो हिमाचल प्रदेश में आके वहां वक्त गुजार के उनके लोग जो है कुछ दिन गुजार के वापस गए, इंडियंस जो है कुछ नहीं कर सके, इनको पता ही नहीं चला। तो मैं समझता हूं कि इंडिया ने चाइना के साथ मरासम कुछ और तरह के रखे हुए हैं, पाकिस्तान के साथ मामला कुछ और तरह का रखा हुआ। और हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमें साथ टेररिज्म की प्रॉब्लम रही अफगानिस्तान वगैरह से, इसलिए शायद हम बहुत तवज्जो नहीं दे सके।
यही प्रॉब्लम हमें थोड़ी बहुत रही जी सर, बलूचिस्तान के टेररिज्म भी पाकिस्तान ने कीमत चुकाई, हमारे मुल्क में टेररिस्ट को एंटर किया गया, डिवाइड एंड रूल किया गया, और बाद भी। पैसे के हाँ हाँ। ऊपर लोगों ने गलत काम किए। आपका सर बहुत शुक्रिया, आप बहुत सीरियस हैं सर। आप अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बताइए आप। जी, मेरा चूंकि यूट्यूब चैनल जो है वो है DDP एनालिटिका, यानी डिफेंस डिप्लोमेसी पॉलिटिक्स और एनालिसिस। तो मैं ये इंटरनेशनल अफेयर्स और नेशनल पॉलिटिक्स वगैरह पे मैं करता हूँ उसमें प्रोग्राम, और इसके अलावा और कोई प्रोग्राम, सोशल प्रोग्राम्स तो नहीं होते उसमें। 100% यही है, डिफेंस और डिप्लोमेसी और अपने नेशनल पॉलिटिक्स। क्या समझते हैं कि लोगों को तो मतलब एतराज़ बराए एतराज़ होता है, यानी आप आम आदमी, ज़ुबान पे भी कंट्रोल नहीं है और पॉलिटिकल फेवर्स हैं, मगर आप जैसे शख्स जो कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे नज़र रखता है और आपको पता है कि हाउ दिस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड जियो पॉलिटिक्स इज़ इफ़ेक्टिंग पाकिस्तान, आने वाली गवर्नमेंट या ये जो गवर्नमेंट है, कैन दे यूज़ योर सर्विसेज और आपकी उस स्वाबदीद का फ़ायदा ले सकते हैं? नहीं, मेरा अपना कोई इस तरह का इरादा नहीं, और ना ही मैं करना चाहता हूँ। मैं अपने तौर पे अपनी प्राइवेट लाइफ रखी हुई है, जी सर। उसमें जितना भी मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ वो किसी के काम आता है, अवेयरनेस क्रिएट करता है, बड़ी अच्छी बात है, बट नथिंग मोर देन दैट। क्योंकि मैं मुकम्मल तौर पे एक रिटायर्ड लाइफ गुजार रहा हूं, और जो भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज पहले भी मुझे ऑफर हुई हैं जनरल मुशर्रफ के दौर में या बाद में, तो मैंने तो उन पे कभी रजामंदी जाहिर नहीं की, क्योंकि मैं समझता हूं कि मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं अब ये बाहर के प्रेशर्स को हैंडल कर सकूं। सर आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। DDP एनालिटिक्स आपका यूट्यूब का चैनल है। सॉरी, DDP एनालिटिका। DDP एनालिटिका आपका यूट्यूब जी। का चैनल है। आप डॉक्टर जनाब रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब डालें, आपको सारा कुछ नज़र आ जाएगा। सर आपको बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद एंड पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। मैं तो सिर्फ ये कहती हूँ कि गलतियाँ हर जगह पे हुआ करती होती है, मगर हमारा अगर एक इंस्टीट्यूशन है तो वी मस्ट रिस्पेक्ट, और वो एहतराम के दायरे से नहीं निकलना चाहिए। इंशाल्लाह। सर आपका बहुत शुक्रिया फॉर द टाइम। आई नो इट्स वेरी लेट इन पाकिस्तान।